हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की थ्योरी। एक्चुअल में ये वाला जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल के साथ फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा। लेकिन एक्चुअल में ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में यही एक वो फिनोमिना था जिसने साइंटिस्ट लोगों को मजबूर किया था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो सिर्फ वेव नेचर वाले नहीं, पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो एक जो इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो हमने डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ पढ़ लिया है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की थ्योरी का थोड़ा पार्ट तो क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो उस चीज को हम आज वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना था जिसके कारण ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमारे सिलेबस में होने का सिर्फ यही एक पर्पस है कि उसका जो ड्यूल नेचर होता है लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके लिए ये वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना था। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रूव करता है कि जो लाइट होगा या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन से नेचर के होते हैं, ये एक्चुअल में पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको वेव नेचर कंसिडर करें तो इसका कुछ पार्ट जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में जो हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें वेव नेचर से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो केवल इसकी जो थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको, उसके बेसिक्स को हम समझेंगे। ठीक है, होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत सारे ऑब्जेक्ट वैसे रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास आयरन रॉड है और वो रूम टेम्परेचर पर रखा है, जैसे देखना बेटा, अगर ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो ये एक्चुअल में इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज करता है। ठीक है, इनफैक्ट हर कोई ऑब्जेक्ट कोई ना कोई रेडिएशंस एमिट करते रहता है हर एक टेम्परेचर पर। लेकिन क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते इसलिए हमें वो रेडिएशंस नहीं दिखाई देते। लेकिन जब हम उस रॉड को गर्म करते हैं, ठीक है, जब उसको ज्यादा हीट देते हैं तो एक्चुअल में फिर वो दूसरे कलर की लाइट ज्यादा एमिट करने लगता है। ठीक है, जैसे उसको थोड़ा अगर हीट करते हैं तो और हीट करने पर एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा जो आयरन रॉड होता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं कि वो केवल रेड कलर की लाइट ही एमिट कर रहा है, वो बहुत सारी लाइट एमिट करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट रिलीज करता है या जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिस रेडिएशन की रिलीज करता है वो कौन सी कलर होती है, रेड कलर। ठीक है, तो यहां दिख रहा होगा रेड के अलावा ये येलो कलर भी थोड़ा बहुत एमिट कर रहा है, ग्रीन कलर भी एमिट कर रहा है। लेकिन ज्यादा जो इंटेंसिटी है, जिस टेम्परेचर पर जिस कलर की लाइट की ज्यादा अमाउंट वो रिलीज करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी वो रिलीज करेगा, वही कलर हमें विजिबल होगा। ठीक है, उसको और ज्यादा हीट करते हैं तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, येलो की तरफ। क्यों? क्योंकि फिर जो येलो कलर वाली जो लाइट होगी वो क्या करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी से रिलीज करेगा, ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा हीट कर दिया तो वो ब्लू कलर भी शो करने लगेगा, वही आयरन रॉड हमें ब्लू कलर की दिखाई देने लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर वो जो ब्लू कलर वाली जो लाइट है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में ऐसा होता है, लगभग हर ऑब्जेक्ट्स में ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो लोअर वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो ज्यादा इंटेंसिटी से रिलीज करते हैं। तो इसलिए दिख रहा होगा बेटा विबग्योर वाला जो स्पेक्ट्रम है उसमें वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है रेड से। तो जैसे जैसे हम ज्यादा हीट करते हैं वैसे वैसे लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ज्यादा वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन है जो भी ये एमिट करते हैं ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये अगर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जब कोई भी एक रेडिएशन गिरेगी, ठीक है, ये कोई एक रेडिएशन को जब हम इस पर इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हर एक पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा ऐसा नहीं है। ये जो रेडिएशन है उसमें से ये कुछ पार्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ पार्ट को ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है,
ये जो रेडिएशन इस पर गिरेगी, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ रेडिएशन है उसी को वापस बाउंस बैक कर देंगे, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसकी कुछ एनर्जी गेन कर लेंगे, और कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो, आगे क्रॉस होके आगे निकल जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके की चीजें इसमें हो सकती है। तो इसको ज्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए हम कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर होंगे, क्योंकि नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं होते, सारी के सारी रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। और इसीलिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, ब्लैक बॉडी यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पढ़ने के लिए पहले हमें पता रहना चाहिए कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में है क्या। तो एक जो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है, हम ये क्या बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स which absorb radiations of all frequency, radiations of all frequency uniformly, frequency uniformly, ठीक है। और ये एमिटर भी होते हैं, मतलब एमिट भी कर सकते हैं, एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद उसी रेडिएशन को एमिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है, और ये ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें अपने सिलेबस में एक सिंपल सा ग्राफ पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले हमें ये एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है ये एक तरीके क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, मतलब जितना भी रेडिएशन इनके ऊपर गिरेगा वो पूरे के पूरे रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और हर एक तरीके की रेडिएशन को एमिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ट्रांसमिट नहीं करते। तो एक्चुअल में क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास कोई भी नहीं होती, हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स को हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि वो ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती 100%, ठीक है। ब्लैक कलर वाले दिखने वाले कोई ब्लैक बॉडी बोल देंगे, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो बनाया हुआ है हम लोगों ने वो थोड़ा अलग है, ठीक, कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होंगे 100% वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक बॉडी हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये क्या है, एक कैविटी है, कैविटी कहने का मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है और इसमें बहुत छोटा सा होल हमने कर रखा है विद टाइनी होल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जब भी कोई रेडिएशंस गिरेगी इसके अंदर, इस होल में से जैसे कोई रेडिएशन पास करेंगे तो वो रेडिएशन बहुत बार रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और हर बार जब ये पहली बार टकराया होगा तो इसमें बहुत सारा पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, फिर जब दूसरी बार टकराया, ठीक है, फिर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जब ये तीसरी बार टकराया फिर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, चौथी बार टकराने पर फिर एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक्चुअल में ये क्या होगा, इस कैविटी से निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो होल तो बहुत छोटा सा था, जितने बार टकराएगा ये उतने बार क्या कर लेगा, उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, करीबन अप्रोक्सीमेटली एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा, मतलब पूरी तरीके से रेडिएशंस को, अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जो अप्रोक्सीमेटली जो ब्लैक बॉडी है उसको और किसको हम मान सकते हैं, सन को भी मान सकते हैं, सन को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसकी रेडिएशंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिनको हम अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी मानते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कोई नहीं होती। तो ये तो हो गया बेटा कि ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको और पता रहनी चाहिए। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए आपको, कि जो ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, ठीक है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। ये सराउंडिंग के साथ कैसा रहता है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब क्या होगा, ये उतनी ही रेडिएशन रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा जितना ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it radiates same amount of energy
अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया में जितना भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, उतना ही रेडिएट भी करता है। इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया which it absorbs from its surrounding, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये जितना सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है जितनी एनर्जी, उतना ही क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है, मतलब एमिट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि ये जो ब्लैक बॉडी होते हैं, ये जो रेडिएशन जो रहती हैं, इनकी जो भी रेडिएशन रहेगी उसकी इंटेंसिटी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, intensity of a radiation from black body depends only on its temperature, depends only on its temperature, ठीक है। तो ये जितनी रेडिएशन एमिट करते हैं वो केवल और केवल, ठीक है, जो भी रेडिएशन रहेगा, इससे जो भी रेडिएशन निकलते हुए हमें दिखेगी वो केवल और केवल इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, किसी और चीज़ पर नहीं, क्योंकि ये तो परफेक्ट एब्जॉर्बर है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स भले नहीं होते परफेक्ट एब्जॉर्बर, लेकिन ये ब्लैक बॉडी होते हैं। तो इसका डेफिनेशन पढ़ा और हमने इसकी दो प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम देखने वाले हैं उस ग्राफ को, जिस ग्राफ के कारण एक्चुअल में बाद में साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि एक्चुअल में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहेंगी उनका पार्टिकल नेचर होगा, ठीक। तो ये एक ग्राफ था। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो यहां मैंने दो टेम्परेचर के लिए ग्राफ ड्रॉ करके रखा है बेटा। पहले किसी एक टेम्परेचर को देखते हैं। अगर सिर्फ 4000 केल्विन वाले टेम्परेचर वाले ग्राफ को आप देखोगे रेडिएशंस के लिए, ठीक है, तो एक्चुअल में ये ग्राफ किसके लिए है, ये वाई एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी को ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए। अब यहां पर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी एक टेम्परेचर वाले के लिए, तो शुरुआत में क्या दिख रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब फिर से इंटेंसिटी कम होते जाएगी, फिर आगे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। समझ में आएगा। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ इस ग्राफ का कि जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो शुरुआत में इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा इंटेंसिटी किस में होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगी और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला ग्राफ का जो कंक्लूजन है बेटा वो हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्राफ। पहली चीज ये लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो भी एमिटेड रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुरुआत में क्या होगा, बढ़ेगा एज लैम्डा इंक्रीजेस। एक्स एक्सिस में जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, बट आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू, आफ्टर रीचिंग अ maximum value it starts decreasing, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये निकाला हमने बेटा, ठीक है, कि यहां पर जो भी हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ था, उसमें शुरुआत में जब वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर चेंज करने पर क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4000 केल्विन पर ये नीचे वाला ग्राफ है और 18000 केल्विन पर ये ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा होगा। तो पहली चीज तो आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसके अंदर का एरिया बढ़ गया, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी से रेडिएशन ये रिलीज करने लगेगा, एमिट करने लगेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो कंक्लूजन है ये क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा
इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है, एरिया अंडर द ग्राफ जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही होगी कि ये जो पीक वाला जो वेवलेंथ है वो कम वेवलेंथ की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब 4000 केल्विन पर ये जो पीक था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो कौन से वेवलेंथ वाले की थी, 700 नैनोमीटर वाले की थी। 700 नैनोमीटर कहने का मतलब ये रेड कलर की लाइट रही होगी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 18,000 कर रहे हैं, तो इसका जो पीक है, इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 400 नैनोमीटर को। और 400 नैनोमीटर कौन सी रेंज में आता है, यूजुअली ब्लू कलर वाली रेंज में आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या दिख रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये जो पीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमा बोल सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमा किधर शिफ्ट हुआ, ये लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कंक्लूजन क्या था, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा शिफ्ट्स टूवर्ड्स, शिफ्ट्स टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। ठीक है, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे तो इसके मैक्सिमम में जो इंटेंसिटी की वैल्यू थी लोअर टेम्परेचर पर कम था, इसके जो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू थी ये हायर टेम्परेचर पर ज्यादा है। बट जो वेवलेंथ, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रहेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो वेवलेंथ वाली कम वैल्यू हो जाएगी, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन वाली हो जाएगी, क्योंकि जब लैम्डा कम होता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो हायर टेम्परेचर पर ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन वाला अमाउंट वो एमिट करेगा, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन वाले, जो ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस की जो रहेंगी उनका वो रिलीज करेगा। समझ में आया बेटा, तो ये था दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब ये कर्व जो था, ये जो ग्राफ था, ये प्रैक्टिकल ग्राफ जैसा मान सकते हैं हम इसे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव नेचर से नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, जो वेव नेचर था, उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल जो है वो ग्राफ ऐसा आता है, थ्योरेटिकल ग्राफ ऐसा आता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। ग्राफ जो होना चाहिए जो रेडिएशंस का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो रेडिएशंस है वो हमारी, उसका कर्व कैसे निकल कर आ रहा है, कुछ ऐसे निकल कर आ रहा है। तो यहां तक तो ये थ्योरेटिकल चीज जो है, जो थ्योरी थी हमारी वेव थ्योरी, कर्व में इतने पार्ट का तो एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था, ये वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन तो दे पा रहा था, लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यू है, ये पीक के इधर कम क्यों हो रहा है, इस कर्व का एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी से नहीं आता। और इसका एक्सप्लेनेशन तभी दे पाते थे जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर वाला अज्यूम करते हैं। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, जो थ्योरेटिकल जो ग्राफ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये कुछ ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, यहां पर जो हमने ग्राफ देखा था ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आता है कैसे, कुछ ऐसे, यहां पर डिप हो जाता है इस मैक्सिमा की इधर साइड। ठीक है, वो डिप नहीं होना चाहिए था अगर ये सिर्फ वेव नेचर वाला जो रेडिएशन है अगर वो रहता तो। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होता है, केवल पार्टिकल नेचर से आता है, और इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बस ये जो ग्राफ है वो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से ही आ सकता है, वेव नेचर से नहीं आ सकता। ठीक, इतनी ही चीज बस हमें पढ़नी थी बेटा। एक्चुअल में इसके जो ग्राफ हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री में नहीं है बेटा, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हीट ट्रांसफर में। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट दो तीन जो छोटे थ्योरेटिकल जो हमारे हमने जो पढ़ रखा है उसी पर बेस कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो रहेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी को, मतलब पीक को दिखाने वाला, वो क्या रहेगा, डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। यही हमारा करेक्ट आंसर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच, क्या होगा, जो एब्जॉर्ब करता है परफेक्टली, सारे जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक, हाँ एमिट जरूर कर सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, मतलब हमने जो ग्राफ पढ़ा है उसी के बारे में बात कर रहा है। फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, जिसमें T2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू T1, इज ड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमने जो ग्राफ पढ़ा था उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है। पूछा क्या है, द पीक शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है द पीक शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बेटा। ये यही वाला तो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था उस ग्राफ से। क्लियर हुआ क्या? तो यही हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। एक्चुअल में हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बस थोड़ी थ्योरी पढ़नी थी, एक बस इतना पढ़ना था कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, और दूसरा उसका जो ग्राफ आता है वो कैसे होता है, क्योंकि उसी ग्राफ ने सारे साइंटिस्ट को उसके पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया था। समझ में आया बेटा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल में अभी तक जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे थे, इसके जो फॉर्मूले हैं, चाहे इसका पार्टिकल नेचर वाला फॉर्मूला हो, चाहे इसका वेव नेचर वाला जो फॉर्मूला हो, इनकी जरूरत हमें आगे आने वाले बोर्स मॉडल में और उसके बाद जो डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे वहां पर भी इनकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, इसलिए हम अभी तक इनकी थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर मॉडल वाला जो टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें हमने जो यहाँ पार्टिकल नेचर में जो एनर्जी वाला जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, ये जो दूसरे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।